नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। संसद के दोनों सदनों में बजट पर 20-20 घंटे की चर्चा होनी है, लेकिन 20 मिनट में यानी शुरुआती 20 मिनट में जो रुझान दिखा, क्या उससे पूरे बजट सत्र की लाइन और लेंथ तय हो गई है? क्योंकि उम्मीद के मुताबिक संसद में आज हंगामा हुआ, नारेबाजी और फिर वॉकआउट भी हो गया। सरकार इसे विकसित भारत के रोड मैप वाला बजट बता रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में घोर भेदभाव हुआ है। जिन राज्यों में बीजेपी को कम वोट मिला है, उनके बजट में कैंची चला दी गई है, लेकिन विपक्ष के विरोध में भी अलग अलग सुर है और ताल दिखाई दे रहा है। कोई कह रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश की लॉटरी लग गई है, तो कोई कह रहा है कि इन राज्यों को झुंझुना लॉलीपॉप थमा दिया गया है। इस बीच नीति आयोग को लेकर भी विपक्षी दल अलग अलग सुर में दिख रहे हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल नीति आयोग की बैठक से दूर रहने वाले हैं, लेकिन खबर है कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होना चाहती हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। इतना हंगामा क्यों है? आज की चर्चा इसी पर। जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनको टोटली इग्नोर किया गया है। बजट पर चर्चा के लिए दोनों सदनों में 20-20 घंटे का समय अलॉट हुआ है, लेकिन आज शुरुआती 20 मिनट में ही पूरा ट्रेलर दिख गया। बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला। I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? विपक्ष का आरोप है कि सरकार बचाओ बजट के तहत सब कुछ बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया गया, लेकिन बिहार से लेकर दिल्ली तक कई विपक्षी नेता कह रहे हैं कि बिहार को सिर्फ झुंझुना मिला है। उसी बचाने के लिए अच्छा है। पूरा देश के लोग के, पूरा बिहार के लोग का ठगने का काम किए हैं। इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है? जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। किसी को कुछ नहीं मिला, बिहार को भी उन्होंने डुगडुगी दिखा दी। हंगामा बिहार विधानसभा में भी हुआ और एक महिला आरजेडी विधायक को लेकर टिप्पणी पर नीतीश कुमार सवालों में घिर गए। सब लोग अपने स्थान पे जाइए, बोलने का पूरा अवसर देंगे हम, लेकिन अपने स्थान पे पहले जाइए। बेल में खड़ा होकर के हम अवसर नहीं देने वाले। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है। ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें, विधायक का दर्जा लेकर रहेंगे। जब आप कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे, तब तो आपने दिलवाया नहीं, वो नौटंकी करते हैं। चर्चा है कि गैर एनडीए वाले राज्य नीति आयोग की बैठक का विरोध भी करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी के इसमें शामिल होने की खबर है। ऐसे में सवाल है कि क्या कई मुद्दों पर इंडिया गठबंधन खुद कंफ्यूज्ड है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इतना हंगामा क्यों है? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। बजट पर विपक्ष के तालमेल का, बिगड़े तालमेल का विश्लेषण। मीसा भारती कहती हैं आरजेडी की बिहार को झुंझुना और लॉलीपॉप मिला है, और टीएमसी की सागरिका घोष कहती हैं कि बजट में बिहार आंध्र प्रदेश की लॉटरी लगी है, या तो लॉटरी लगी है या लॉलीपॉप मिला है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कहते हैं सरकार चलाने के लिए पैकेट बांटा गया है। जया बच्चन कहती है बिहार को डुगडुगी दिखा दी गई है। दोनों सपा के हैं, एक सपा सुप्रीमो है, एक सपा की सांसद है राज्यसभा से। नीति आयोग की बैठक को लेकर कांग्रेस के 3 सीएम समेत विपक्षी दलों के 4 मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे। ममता बनर्जी का ऐलान, वो नहीं करेंगी बहिष्कार, वो कार्यक्रम में आएंगी।
बजट पर बैठक, खड़गे के घर बैठक हुई। तमाम विपक्षी दल वहां मौजूद थे मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां पर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बैठक से किनारा कर लिया। लेकिन बड़ा तथ्य यह है कि ममता बनर्जी के बुलावे पर बंगाल में शहीद रैली में शामिल हुए थे अखिलेश यादव, यानी यहां पर सुर और ताल मिले हुए हैं। यानी बैठक में शामिल नहीं हुए इंडिया अलायंस की, और ममता बनर्जी आ भी रही हैं कार्यक्रम में। बड़ा सवाल बजट विरोध को लेकर, क्या इंडिया अलायंस में की गठबंधन में दरार है और क्या वहां पर भी गतिरोध है और एक कंफ्यूजन की स्थिति है। मेरे साथ बात करने के लिए आज सांसदों का पैनल है। मेरे साथ आज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अरुण भारती हैं, सांसद है एलजेपी के, उनका अभिनंदन है। महुआ माझी हैं, सांसद जेएमएम की, और प्रियंका चतुर्वेदी हैं, सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, आपका भी अभिनंदन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और प्रियंका चतुर्वेदी, मैं शुरुआत आप ही लोगों से कर लेता हूं। प्रियंका जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। क्या आपको प्रियंका जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। जी, प्रियंका जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। मेरा सवाल यह है कि बजट पर विपक्ष के बयान अलग अलग आ रहे हैं। मैं जया बच्चन जी को कोट करता हूं, वो कहते हैं कि बिहार को डुगडुगी दिखा दी गई है, लेकिन अखिलेश यादव जी उन्हीं की पार्टी के कहते हैं सरकार चलाने के लिए पैकेज को बांटा गया है। मीसा भारती कहती है बिहार को झुंझुना और लॉलीपॉप मिला है। टीएमसी की सागरिका घोष कहती है कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की लॉटरी लगी है। इसमें विवाद कहाँ दिख रहा है आपको? या विवाद नहीं, मैंने बोला कंफ्यूजन है, या तो लॉटरी लगी है, कंफ्यूजन। चलिए मैं अपने शब्दों को क्लियर कर दूं। कंफ्यूजन कहाँ है अमेश जी? उनकी बिहार की मांग क्या थी? नीतीश कुमार की मांग क्या थी? स्पेशल स्टेटस का था ना जी, या स्पेशल पैकेज जो नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल पहले कहा था 1,20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देंगे बिहार को, है ना? अभी क्या दिया है? 15,000 करोड़ बजट में। सही या गलत बोल रही हूं? तो या दोनों तरीके से ये बिहार के खिलाफ काम नहीं हुआ है कि बजट में उनका नाम 100 बार ले लिया, पर जो सही वादा किया था वो बिहार की जनता को नहीं दिया। तो आपने बजट में काम ये किया है, मैं आपको बताती हूं अमीश जी, उन्होंने प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना को घोषित किया है कि इनको भी दे दिया कुछ, इनको भी दे दिया कुछ, स्पेशल स्टेटस की मांग हटा दो, स्पेशल पैकेज की मांग हटा दो, और उनको बजट में पैसा अलॉट किया है। ये है कि हाँ, सारा इन दोनों को दे दिया है, क्योंकि उनके पूरे भाषण में सिर्फ बिहार और सिर्फ आंध्र प्रदेश का नाम। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट अमीश जी, सिंस यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। तो इसमें कंफ्यूजन माइंड उनके हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव चलाना चाहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी सामने हम ला रहे हैं, वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी, सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग वादा बड़ा करते हैं लेकिन निभाते कम हैं, और आज तो सदन में एक और घटना हुई। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। ओम बिरला चेयर पर थे, ऑनरेबल स्पीकर, और अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे। उन्होंने नोटबंदी की बात करी तो उन्होंने टोका। पलटकर अभिषेक बनर्जी ने बोला कि जब आप पंडित नेहरू के समय की बात करने को नहीं टोकते तो आप नोटबंदी की बात को क्यों टोक रहे हैं? यानी एक बार फिर सरकार जो निर्णय कर रही है उसको बुलडोज करना चाहती है, विपक्ष यही कह रहा है। पैकेट पार्सल पे सरकार चल रही है। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार बचाओ योजना है। नहीं, ये इंडिया अलायंस का खंबा नोचो अभियान चल रहा है। पूरा भ्रम और भय फैलाने के उपरांत भी कांग्रेस पार्टी तीसरे अटेम्प्ट में तीसरी डिजिट नहीं टच कर पाई। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन गई। उसके बाद आप याद करिए, पिछले संसद सत्र में मोदी जी बोलते रहे, ये पूरे 135 मिनट चिल्लाते रहे, राज्यसभा में पहले चिल्लाए और उसके बाद बाहर चले गए। आज कोई भी मुद्दा हो, मैं अभी तो भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगला संसद का सत्र जो शीतकालीन सत्र होगा, जिसका कोई एजेंडा अभी तक तय नहीं है, इनसे पूछकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एजेंडा तय होगा, और फिर नोट करिएगा हम लोग यही बहस कर रहे होंगे कि ये सिर्फ आकर यहां का वहां पर चिल्लाकर व्यवधान उत्पन्न कर रहे होंगे। अभी प्रियंका जी को तो याद होगा, आज जब बजट प्रस्तुत करने के लिए निर्मला जी खड़ी हुई तो खड़गे जी ने क्या बोला कि बिहार को तो आपने पकौड़े और जलेबी दे दी। अब भाई, खड़गे जी की नज़र में पकौड़े और जलेबी सही हैं, या राबड़ी देवी और मीसा भारती जी की नज़र में झुंझुना सही है? मतलब ये पटना सही है या दिल्ली सही है? ये समझना ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इनका तो सब तरफ यही है।
अभी इन्होंने बोला कि 13 में से 11 इंडिया अलायंस के लोग जीत गए। भैया 4 सीटें आप लड़े थे ममता बनर्जी के खिलाफ, जिसमें आप नंबर 3 पे रहे, नंबर 2 पे रहे और जीत गए आप नंबर 3 वाले। मतलब गजब रहता है। आप पंजाब में लड़ रहे थे, आप नंबर 3 पे रहे, हम नंबर 2 पे रहे और जीत गए आप जो नंबर 3 वाले। इसलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन नहीं है अमित जी, जिसे कहते हैं बहुत कंफ्यूजन है। एक डायलॉग होता था ना जो लालू जी बोलते थे, बहुत कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस के अंदर इस समय घनघोर कंफ्यूजन दिख रहा। मगर एक बात मैं सीरियस नोट पे कहना चाहूंगा, जो देश को समझना चाहिए, लोग देश के साथ कैसी खतरनाक राजनीति कर रहे हैं। बजट आया है, भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है, यानी भारत सरकार की कुल आय 26,80,000 करोड़ रुपए है। और इन लोगों ने क्या कहा था, हर परिवार को 1 लाख रुपया देंगे। भारत में परिवार है 32 करोड़, यानी 32 लाख करोड़ रुपए बांट देंगे। आय है 26,80,000 करोड़ रुपए, उसके बावजूद घाटा है 4.9% फिस्कल डेफिसिट। इनके जमाने में 10.5 था। आप सोचिए ये लोग कैसा भयानक मजाक कर रहे थे, या जिसके लिए वो बुद्धि का जो शब्द कहा गया है उसे बाल बुद्धि ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, या भयानक बुद्धि कहा जाए, कि इस प्रकार की बातें ये लोग कहने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए मैं अंत में एक बात और कह दूं, चूंकि हमारे प्रतिपक्ष में दोनों महिला बैठी हुई हैं, ये देश के इतिहास का एक स्वर्णिम अवसर है जब निर्मला सीतारमण जी ने रिकॉर्ड बनाया है 7 बार लगातार बजट देने का। जो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड था 59 से 64 तक 6 बार बजट देने का, जिसमें एक इंटरिम था, 7 बार बजट देने का रिकॉर्ड बनाकर भारत के इतिहास की अभूतपूर्व, एक तो पहली वित्त मंत्री है महिला पूर्णकालिक, और अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। कम से कम इसी बात की। लेकिन आज रिकॉर्ड आपके एक सीएम ने भी बनाया है, वो नीतीश कुमार है। उन्होंने बोला कि महिला हो तो क्या जानती हो, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। मैं हालांकि उस विषय को आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। मैं उस पर भी आपकी राय लूंगा, आपकी और अरुण भारती की। आप दोनों ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैं आपकी राय लूंगा। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, योर काउंटर पॉइंट कि घनघोर कंफ्यूजन है, बीजेपी कह रही है। अरे बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी के एजेंडा से तो हम नहीं चलेंगे ना, या ना देश की जनता इनके एजेंडा से मानती है। उन्होंने 240 पे लाए हैं ना इस प्रधानमंत्री जी को भी, और यही प्रधानमंत्री जी आज 2 पार्टीज पे निर्भर हैं, और इसी 2 पार्टीज के 2 राज्यों के नाम बार बार उस बजट में लिए गए ना। महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र हर हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है। हर 1 रुपए के बदले हमें वापस केंद्र से 3 या 4 पैसे आते हैं। हमें उसके कोई दिक्कत नहीं है अगर समानता से उस पैसे का उपयोग किया जाए, पर जो राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है अपनी सरकार बचाने के लिए, वो जनता के सामने है। मुझे उनके नैरेटिव के हिसाब से जवाब नहीं देना है। ना मैं अमीश जी आपके पैनल पे बैठती हूँ कि मैं उनका नैरेटिव का इस्तेमाल करके, क्योंकि सवाल आपने भी कहा, उन्होंने कहा घनघोर कंफ्यूजन है, तो मैं वापस से अपना जवाब रिपीट करूं। बस एक चीज कहूंगी, उन्होंने कुछ बयानबाजी की कि 32 लाख परिवार हैं और आप इतना कर्जा, ये कर्जा। अरे थोड़ा सुन लिया करें। तभी मैं बार बार आपके पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था, थोड़ा मैनिफेस्टो को पढ़ लेते तो इतनी घोर बेइज्जती नहीं होती। उस मैनिफेस्टो में यह है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड परिवार हैं उनको ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग अडानी जी को ये पैसे देंगे हर महीने। उन्होंने कहा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको समर्थन दिया जाएगा। अगर इतनी समझ नहीं है तो इसीलिए देशवासी बार बार कहते हैं जन की बात सुन लेते तो शायद फिर से अच्छा खासा तीसरा टर्म होता विदाउट डिपेंडिंग ऑन टीडीपी एंड मेनी अदर अलायंसेस। पर आप मन की बात करते रहे और आप मुझसे कह रहे अरे आप निर्मला सीतारमण जी को बधाई दें। बिल्कुल 7 बार क्या मैं कहती हूँ अगले 2 साल भी वो स्पीच दें, पर 2 साल तक और रहेंगी। और 7 साल का उन्होंने रिकॉर्ड पार किया, उसका भी मैं उनकी आरती उतारने को तैयार हूं। पर अगर उन्होंने देश की सैकड़ों महिलाओं की बात सुनी होती तो ज्यादा अच्छा लगता, ना कि खुद एक महिला होने के नाते उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया होता। ना उनको महंगाई की राहत, ना कोई टैक्स की राहत, ना उनकी जो स्किल लेबर वर्कफोर्स महिलाएं भी बैठी हैं उनको कोई रोजगार की उपलब्धियां दी होंगी। तो बस यही कहूंगी, अगर महिला होने का धर्म की आप मुझसे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं उनको बधाई देती हूं। पर मैं उम्मीद जरूर कर रही थी महिला होने के नाते कि महिलाओं का दुख समझती कि आज जब उनका बच्चा बगैर कोई नौकरी के घर पे बैठता है उनके पे क्या बीतती होगी। आज उनके परिवार जिनका इनकम नहीं बढ़ रहा है और उनके ऊपर 5 किलो राशन ठोक दिया जाता है और कहता है चलिए अब आप आकर मुझे वोट करिए क्योंकि मैंने आपको 5 किलो का राशन दिया। उन पे क्या बीतती होगी, उस महिला पे क्या बीतती होगी जो घर का खर्चा चलाना चाहती है पर हर चीज इतनी महंगी है। फूड इन्फ्लेशन 9.2% का आंकड़ा पार कर चुका है और आप उनसे आकर कह रहे हैं उनको बधाई दूं। थैंक यू। उन्हीं की पॉलिसीज है कि आज हर महिला आज इस दुविधा में पड़ी है। थैंक यू जी। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ,
प्रियंका जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। इसका मतलब उन्होंने कह दिया कि 32 करोड़ परिवारों में जो बहुत गरीब हैं वो बहुत ही कम हैं। अगर आधे भी होंगे तो महोदया 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, और 2/3 होंगे तो 24 लाख करोड़ हो जाएगा। मगर आपने मान लिया बहुत कम है, तो आपने अपनी बात को अपने आप खत्म कर दिया, इसके लिए आपको बधाई। दूसरा, महाराष्ट्र के लिए मैं बताना चाहता हूं, बधावन पोर्ट पूरी तरीके से केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। 76,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पोर्ट्स केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, और इस ढंग की बातें यहां पर आकर नहीं करनी चाहिए कि मुंबई, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देता है। भाई, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। कल के दिन दिल्ली वाले कहें कि पूरे भारत को तो हम चलाते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। अरे आप नहीं चलाते भाई, संविधान ने आपको राजधानी बनाया है, व्यवस्था ने आपको राजधानी बनाया है, इसलिए आप चलाते हैं। उसी प्रकार मुंबई पूरे भारत की आर्थिक राजधानी है, वहां पे स्टॉक एक्सचेंज पूरे भारत का है। प्रियंका जी, महाराष्ट्र का नहीं है। वहां पे जो फ्लाइटें आती हैं, एक सेकंड, बॉम्बे, तो पूरे भारत के लिए आती। इसलिए ये मेरे विचार से इस प्रकार की बातें करने से, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर वहां था, नहीं, सुधांशु जी, देश को आरबीआई का हेडक्वार्टर रहता है भारत में, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोई बात नहीं है। और 76,000 करोड़ रुपए दिया है जो महाराष्ट्र इसका जवाब देना चाहता हूं। अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा जो बिहार के पैकेज से ज्यादा है। और मैं एक और फैक्ट भी कह देना चाहता हूं, बिहार, एक लाइन कह दूं पहले, प्रियंका जी देखिए, बिहार और आंध्र को एक लाइन बस, प्रियंका जी एक लाइन बोल दूं, उसके बाद देखिए बिहार को क्यों दिया गया है। कारण बताया गया है कि ऐसे राज्य जहां पर बाढ़ की समस्या दूसरे देश से शुरू होती है, यानी भारत सरकार उसमें कुछ बहुत नहीं कर सकती, सबसे बड़ा इसका प्रभाव बिहार में पड़ता, दूसरे नंबर पे असम में। तो बिहार के लिए भी व्यवस्था की गई, असम के लिए भी, और आंध्र को इसलिए किया गया है, आंध्र सबसे नया राज्य है और उसकी राजधानी नहीं बनी है। बता दें हमारे विरोधी, कोई एक राज्य बता दे जिसकी राजधानी अभी तक ना बन पाई हो। तो केवल इन दो आधार के ऊपर दिया गया है। प्रियंका का जवाब लेते हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ गई है, नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी ऑफिशियली जाएंगी। ये बड़ा ऐलान है, जबकि कांग्रेस के सीएम नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी कांग्रेस की लाइन को टोन नहीं कर रही है। 27 जुलाई को होगी बैठक, ममता बनर्जी बकायदा उस बैठक के अंदर जाएंगी। प्रियंका चतुर्वेदी, मैं एक तो सबसे पहले देश को बरगलाने का काम बंद करें। दिल्ली एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है। फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई अपने बलबूते पे बनी, कोई सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया। सबसे पहले ये बता दूं, तो बार ये मत कहिएगा कि ये हमारी वजह से है, सरकारों की वजह से है। आज अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, दिन रात की जो मेहनत की है, तब वो फाइनेंशियल कैपिटल बना है, कोई ऑफिशियल मैंडेट नहीं है। हम चाहते थे हैदराबाद भी बने, हम चाहते हैं गुजरात का अहमदाबाद भी बने, हम चाहते हैं सूरत भी बने, हम चाहते हैं कोलकाता भी बने, हम चाहते हैं दिल्ली भी बने। अरे फाइनेंशियल कैपिटल देश में हजारों बनने चाहिए, कौन रोक रहा है आपको? मैं आपसे कह रही हूं, आपने मुंबई के साथ सिर्फ विश्वासघात किया है, ये मैं आपको बोलने के काम कर रही थी। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, पर सब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज को निकालने का, डायमंड बोर्ड्स को हटाने का, गिफ्ट सिटी हटाने का, आईएफएससी हटाने का किसने काम किया है? वो है नरेंद्र मोदी जी ने, आपकी सरकार ने। और आपकी सरकार का जो महाराष्ट्र विरोधी सोच है वो बहुत स्पष्ट हो गया। अब रही जो आप पोर्ट की बात कर रहे हैं, आपको पता है वो पोर्ट कहां आ रहा है, किस पार्ट ऑफ मुंबई में आ रहा है? क्या आपको पता है? महाराष्ट्र में। सुधांशु जी बहुत ही ज्ञानी हैं, सुधांशु जी मुझे बताएंगे। उनको पता नहीं होगा, उनको ये भी नहीं पता। अरे मैंने बताया, सुनिए महोदया, 76,000 करोड़ का है या नहीं, बोलिए। एक मिनट में आप तो मुझे कंप्लीट करने दो ना। अरे जवाब सुनने की क्षमता रखो। आप लोग वो है, अरे मैंने, अरे भाई आपने मुझसे कहा बोलिए, तो मैंने बोला, बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, तो जब मैं जवाब पूरा दे दूं ना, पहले सुन लीजिए, फिर आप मुझे जवाब दे दीजिएगा कि आप सर्व ज्ञानी हैं, आपके पास सारा ज्ञान है। मैं बस एक चीज कहूंगी, वो पोर्ट जहां आ रहा है, आप वहां के रेजिडेंट्स, मैं अमीश जी आपसे भी को वेलकम करूंगी, आप आइए मुंबई में, वहां पे जाइए और आप पूछिए वहां पर पालघर में कि क्या उनकी मांग थी, क्या उनकी मांग ये पोर्ट थी, या उनकी मांग ये थी कि उनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए। दिक्कत ये है, बुलेट ट्रेन बनाने के चक्कर में आपने लोगों की जमीन और रोजगार खींच लिए। धारावी में अडानी को पूरा प्रोजेक्ट देने के लिए और हजारों एकड़ की लैंड मुंबई में देने के लिए आपने वो धारावी रीडेवलपमेंट के अंतर्गत आपने पूरा का पूरा जो लैंड है, जो जिनके घर हैं उनको घर से बेघर कर रहे हैं, वो धारावी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हजारों करोड़ों की केंद्र सरकार की लैंड हो या राज्य सरकार की लैंड हो, मुंबई में एकड़ों की लैंड अडानी जी को दी जा रही है।
उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जा रही है। आप लोग वो हैं जिन्होंने मुंबई के साथ नाइंसाफी की है, महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफी की है। तो ये 76,000 करोड़ का मुझे आकर हवाला मत दीजिए, क्योंकि ये 2020 में उसका अप्रूवल हो चुका था, कोई 2024 में आकर आपने बजट में नहीं दिया है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, स्मॉल रिबटल, देन महुआ माझी। पहली बात, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की जरूरत नहीं थी प्रियंका जी, पर आपने स्वीकार कर लिया कि 76,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को दिया गया है और आपको हमसे बोलने की जरूरत नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे निर्मला सीतारमण जी ने बोला है, आप राज्यसभा के सदस्य, दीजिए विशेषाधिकार का नोटिस कि गलत बोला है। यहां टीवी पे आके बोलना बहुत ही आसान काम है। और मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, यह अडानी को प्रोजेक्ट कब मिला है, किस सरकार के कार्यकाल में मिला है महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट? और बताइए, सबसे बड़ा अडानी को पावर का प्रोजेक्ट कब मिला है? राजस्थान में 60,000 करोड़ का, वो तो आपकी सरकार ने दिया। छत्तीसगढ़ में 16,000 करोड़ का माइनिंग, आपकी सरकार ने दिया। केरल में पोर्ट का प्रोजेक्ट आपकी सरकार ने दिया, इंडी गठबंधन ने। और अभी तेलंगाना में आपकी सरकार ने दिया। और राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में थे बेंगलोर में, जाके उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उनसे पूछा गया कि भाई ये अशोक गहलोत जी हंसते हुए फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं साथ में? तो कहा गया कोई अगर हमारे राज्य में इतना इन्वेस्टमेंट लाएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। जबकि आप कह रहे थे वो चोर हैं, बेईमान हैं, तो आप या तो दिल्ली सही थी या जयपुर सही था, दिल्ली सही था या हैदराबाद सही था, दिल्ली सही था या रायपुर सही था। इसीलिए हम कह रहे बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन। और अभी देखिए एक और कंफ्यूजन आ गया कि ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं आपके कहने पे। अब वैसे ही देखिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है दिल्ली में, और अब तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो मटकी अटकी फोड़ के आंदोलन भी कर रही है। ये बहुत कंफ्यूजन है। और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़े, फिर भी कह दिया हम मिलकर जीत गए। बहुत कंफ्यूजन है। पंजाब से केरल तक, दिल्ली से कलकत्ता तक। मैं बिल्कुल प्रियंका आपको मौका दूंगा, लेकिन महुआ माझी भी इंतजार करिए। महुआ माझी, आप भी राज्यसभा सांसद है। सवाल मेरा ये है, और बहुत स्पष्ट सवाल है, ये जो कंफ्यूजन की बात बार बार सामने आ रही है, ममता बनर्जी बैठक पे जा रही है, हेमंत सोरेन बैठक पे जा रहे हैं नीति आयोग की कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, ये तो अभी ऑफिशियली डिक्लेयर होगा कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। पर कांग्रेस के नेता नहीं कर, कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, उन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस और एक डीएमके के मुख्यमंत्री, एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। और खबर यह है कि हेमंत सोरेन आएंगे, और खबर यह है कि हेमंत सोरेन भी आएंगे बैठक के अंदर। खबर यह है अभी तक। देखिए, अभी तक ऑफिशियली ये न्यूज आया नहीं है। और दूसरी बात, अभी अडानी जी की बात हो रही थी, तो हमारे झारखंड में भाजपा ने ही अडानी पावर प्लांट दिया है। जैसे अभी प्रियंका जी से बोला जा रहा था कि नहीं है, ये मेरा निवेदन है। इंडिया गठबंधन नहीं है, लेकिन वो गलत तथ्य था, इसलिए मैंने सुधार दिया कि हमारे झारखंड में जो अडानी पावर प्लांट है, जहां से बिजली लेकर बांग्लादेश को बेची जा रही है, उसको भाजपा की सरकार ने दी थी, हमारी सरकार ने नहीं दी थी। अब दूसरी बात, आप कुछ और सवाल कीजिए, क्योंकि बहुत दिन बाद मेरा मौका आया है, क्योंकि झारखंड पिछड़ा राज्य है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा तो सवाल यही है कि आपने खुद टीवी चैनल में भी पिछड़ा ही रखते हैं। नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए तो सब बराबर है, कोई पिछड़ा नहीं है। अरुण भाती भी उधर मुस्कुरा रहे हैं, हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप बजट की बात कर रहे थे, मैं बजट की बात कर रहे थे, बजट की बात कर रहा था। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, मैडम, कि इंडिया अलायंस की बैठक के अंदर एक निर्णय होता है, उस निर्णय को ममता जी तो नहीं मानती हैं, हेमंत सोरेन भी मानेंगे नहीं मानेंगे, इस पर स्पष्ट आप भी नहीं बोल पा रही हैं। क्या कहना चाह, आपको क्या, आप क्या कहती हैं? सबसे बड़ी बात कि हर स्टेट के अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं, अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, वो बैठ के स्टेट में इसके लिए डिस्कस करते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। तो हमारे यहाँ अभी तक वो निर्णय हुआ नहीं है, जैसे ही होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और दूसरी बात, बजट की बात कि बिहार और आंध्रा को लेकर हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, या हम ये नहीं चाहते कि वहां नहीं मिले, हम चाहते हैं कि वहां मिले, लेकिन उसके साथ साथ उन राज्यों को भी मिले जहां पर कि भाजपा के सहयोगियों की सरकार नहीं है। भाजपा हमेशा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई जो हमारे साथ होगा उसको फायदा होगा, जो हमसे अलग हट के अपनी सरकार चलाएगा उसको इस तरह का नुकसान होगा, ये मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र है? हमारे यहाँ पर जैसे कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस राजद की, वहां पर अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 लाख आवास नहीं दिए गए। बार बार माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कि नहीं दिया तो उन्होंने स्टेट में ही अब वो आवास योजना बना दी, उससे बनाकर वो देने लगे। वहां स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, हॉकी के तमाम लोग वहां से निकलते हैं, गांव देहात से
जंगलों से, हॉकी में इंटरनेशनल फेम की बहुत सारी हमारी खिलाड़ी है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो जहां पर अरुण भारती बजट में जो हमारे साथ है उसका तो विकास है, जो हमारे साथ नहीं है उसका विकास नहीं है। और बिहार को झुंझुना मिला है, लॉलीपॉप मिला है, या बिहार की लॉटरी लगी है? अरुण भारती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी। आप ये बताइए कि बिहार को बड़े कन्वीनियंटली लोग एक बड़ा आसान से तमगा लगा देते हैं हर बार कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार के साथ हमेशा भेदभाव होता आया है कि भाई ये पिछड़ा राज्य है, इसे कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आपके घर में अगर कोई बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो उसके ऊपर आप विशेष ध्यान तो देंगे ना? हमारी पार्टी की मांग रही है विशेष राज्य के दर्जे की, लेकिन अगर कांग्रेस के द्वारा ही ये जो नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन था, ऐसे प्रावधान किए गए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। अब अगर बिहार को आगे आने के लिए, बिहार कब तक पिछड़ा बना रहेगा? अगर इसको भी बाकी के राज्यों के साथ, जो अगड़े के राज्य हैं उनके साथ कंपीट करने के लिए अगर अलग से ध्यान दिया जा रहा है, उसको एक स्पेशल पैकेज दिया रहा है, 58,000 से ज़्यादा करोड़ का आवंटन दिया गया इस बजट में, तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए। और हम लोग जो बिहारी हैं, लेकिन राबड़ी देवी जी कह रही हैं, हम भी चाहते हैं, अरुण भारती जी, मैं माफ करिए आपको टोक रहा हूं, लेकिन राबड़ी देवी कह रही हैं कि कुर्सी बचाने के लिए अच्छा बजट है, पूरे देश और बिहार को ठगने का काम किया गया है इस बजट के अंदर। राबड़ी देवी आरजेडी, राबड़ी देवी जी से पूछना चाहिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि बिहार को ये पिछड़ी पंक्ति के गर्त में धकेलने वाले उनके ही तो राज्य में हुआ था। जो 2 तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं जंगल राज वाले, उन्होंने बिहार को उस गर्त में ढकेला था कि आज भी उससे उबरने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है आज हम लोगों को, हम बिहारियों को खास करके, कि हमें बजट में, अगले 5 सालों के बजट में भी हमें स्पेशल प्रावधान मिले, हमें स्पेशल पैकेज मिले। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे हो, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ और पावर प्लांट लगे, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ कई वर्षों से एनडीए की सरकार ही है सर, वहां पर तो कई वर्षों से एनडीए की सरकार ही है। बीच में 2-4 साल, 2-3 साल के लिए वहां पर आरजेडी के साथ अलायंस वाली तो सरकार तो आप ही की रही है। पहली बार दशकों में जाकर के बिहार को बजट में ऐसा आवंटन, ऐसा प्रावधान मिला है कि बिहार आज उस स्थिति में है जो ये कह सकता है कि अगर इस तरह से हमारे ऊपर ध्यान दिया गया तो हम भी अगड़े राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अरुण भारती, यू मेड पॉइंट। प्रियंका जी, आप बार बार एक बात को कल से बोल रही हैं कि महाराष्ट्र के लिए क्या किया है, मुंबई के लिए क्या किया है। महाराष्ट्र एक स्थान पर है और महाराष्ट्र और मुंबई दोनों देश की आन बान शान है। बिहार भी देश की आन बान शान है, लेकिन वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी बड़ी नहीं है। और ये अमूमन रहा है कि जिन राज्यों में इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी बड़ी नहीं होती, जो कि उतनी आगे नहीं बढ़ पाते, उतना आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी सहायता केंद्र करता रहा है। क्या आपको लगता नहीं है इसमें महाराष्ट्र वर्सेस बिहार नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं महाराष्ट्र वर्सेस बिहार कर ही नहीं रही हूँ, ये आपके मन में है महाराष्ट्र वर्सेस बिहार। हम कह रहे हैं हमारे साथ भी समानता हो। ऐसा तो नहीं है महाराष्ट्र को प्रगति की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र को समर्थन की जरूरत नहीं है। आप क्यों चिढ़ रहे हैं अगर मैं महाराष्ट्र के लिए कुछ मांग रही हूँ? क्या मैं नहीं चाहती हूँ महाराष्ट्र में और एयरपोर्ट्स बने? क्या मैं नहीं चाहती हूँ और ट्रेन की सुविधाएं बने और कनेक्टिविटी हो महाराष्ट्र के लिए? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोलैप्स हो रहा है उसको ठीक किया जाए। आप महाराष्ट्र की मांग से आप लोगों को दिक्कत क्यों होती है? क्या मैंने एक भी बार कहा मुझे बिहार के पैकेज मिल रहा है उससे दिक्कत है? मैंने कहा महाराष्ट्र को भी ध्यान देना चाहिए, बस यही कहा है ना। मुझे आप ये बताइए, चलिए बिहार से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो कह रही हूँ कि स्पेशल स्टेटस भी मिलना चाहिए। लेकिन आपने नहीं बोला, लेकिन नेता एक मिनट अमीश जी, अमीश जी प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, अमीश जी डोंट इंटरप्ट मी। मैंने बोला अमीश जी डोंट इंटरप्ट, बोला खड़गे जी ने बोला नहीं, आई विल कंप्लीट, आई विल, अरे उसका भी जवाब दे दूंगी ना यार। आप एक मिनट रुको तो सही ना। बोलिए। मैंने ये कहा कि आप ये कह रहे हैं एक विशेष पैकेज मिला। मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी ने 1,20,000 करोड़ का विशेष पैकेज का बात की थी। आप लोग आज आपके मुंह से वो भी नहीं निकल रहा है। चलिए वो भी छोड़िए, मैं कहती हूँ वो भी छोड़िए। क्या आज खरगे जी ने क्या कहा? और मैं दूसरी बात, बिफोर मैं खरगे जी का जवाब आपको दूं, कि आज के झारखंड को जरूरत नहीं है सेंटर के सपोर्ट की। आप मुझे बताइए, झारखंड को जरूरत नहीं है सेंटर के सपोर्ट की? क्या उड़ीसा को नहीं है?
सिर्फ वही स्टेट्स पिछड़े रह गए जिनके 2 नाम लिए केंद्र सरकार ने, बाकी कोई भी स्टेट को जरूरत नहीं है सपोर्ट। ठीक है, ये तो दूसरे स्टेट्स के साथ आप नाइंसाफी करें। और लास्ट, क्योंकि आपने खरगे जी का नाम लिया, आज उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा? उन्होंने कहा कुछ लोगों के प्लेट में आपने कुछ नहीं दिया, कुछ लोगों के प्लेट में आपने पकोड़े और पता नहीं आप दूसरा जलेबी वो दिया। कहने का मतलब क्या था? हाँ चलिए, पकोड़े और जलेबी दी। कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये था कि आप यूनियन मिनिस्टर हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो आप 2 राज्यों के नाम बार बार लेकर बाकी सारे राज्यों को इस तरीके से ना फील कराएं कि वो आपके साथ भेदभाव हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन कहां से शुरू हुआ कि एक यूनियन बजट में सिर्फ 2 राज्यों के नाम ले रहे हैं, बाकी कोई भी राज्य का मेंशन नहीं है। आप अगर कोई भी राज्य मेंशन नहीं करती और आप अपने बजट की स्पीच में 2 राज्य को 10 बार 20 बार नहीं रिपीट करती, तो शायद किसी को आपत्ति नहीं होती। ठीक है, मैं सुधांशु त्रिवेदी से, आप दोनों आप तीनों राज्यसभा के शुरुआत है डिस्क्रिमिनेशन की। मुझे 1 मिनट समझ लीजिए। जी महुआ माँ जी, आप भी कुछ कहना चाहती है? बोल लीजिए महुआ माँ जी। आज पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर माननीय चिदम्बरम जी ने ये बात कही कि जिस स्टेट से बिलोंग करती है माननीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जहां से वो कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई की है, हाँ, उस स्टेट के मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि पूरे अपने स्पीच में उस स्टेट का नाम तक नहीं लिया। उसके विकास के लिए बात करनी तो दूर की बात है। तो ये भेदभाव किसके दबाव में हो रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि निर्मला सीतारमण ने आज खुद सदन में चैलेंज करा कि पूर्व बजटों में भी क्या सभी राज्यों का नाम लिया जाता था? चिदम्बरम साहब के बजट को मैं खुद कवर कर चुका हूं, क्या वो तमाम राज्यों के नाम लेते थे? ये कई चीजें हैं जिसके जवाब विपक्ष को भी ढूंढने चाहिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल है जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज उठाया, कहा कि जिन जिन राज्यों ने बीजेपी को पीछे धकेला, महाराष्ट्र ने पीछे धकेला, तमिलनाडु ने कुछ नहीं दिया, तो उनको आपने भी कुछ नहीं दिया। ये आरोप उन्होंने लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो राज्यसभा में नेता है और आप भी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और आप भी राज्यसभा सांसद कर दूं कि ऐसा नहीं, 2 राज्यों का नाम आया है, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, और जब ये कहा गया कि अमृतसर से लेके और कोलकाता तक का कॉरिडोर बनने की बात, जिसमें प्रयागराज बीच में उसके हब पॉइंट की तरह होगा। लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है आप लोगों के खिलाफ कि जिन राज्यों ने आपको पीछे धकेला उनको आपने कुछ नहीं दिया। ये नैरेटिव आपको 2024 के चुनाव में भी थोड़ा भारी पड़ा है। अरे अमीश जी, वाक्य तो पूरा करने दीजिए, पूरी बात पता लग जाएगी। ये बताइए, हमारी सरकार आने के बाद 2 डिफेंस कॉरिडोर अनाउंस हुए, एक उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में। उत्तर भारत वाला किस राज्य के लिए अनाउंस हुआ? उत्तर प्रदेश के लिए। और मेरे विरोधी बताएंगे दक्षिण भारत का किस राज्य के लिए अनाउंस हुआ? तमिलनाडु के लिए, जहां हम ना सत्ताधारी हैं ना नेता प्रतिपक्ष है। उत्तर प्रदेश में जब हमने अनाउंस किया तो हमारी सरकार नहीं थी, चलिए आप ये मान सकते थे कि सरकार हमारी आ सकती थी, पर तमिलनाडु में तो हम कहीं भी नहीं है। उसके बावजूद हमने तमिलनाडु को दिया। यह दर्शाता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में निर्णय पूरी ईमानदारी से करते हैं। और मैं महुआ जी को ही बता देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी वित्त मंत्री जी जिस राज्य से पैदा हैं उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, तो मैं कोट कर रहा हूं, चिदम्बरम जी का बजट 2005 और 6 तमिलनाडु का नाम 1 बार, उनका राज्य है। 2006-7 तमिलनाडु का नाम 1 बार। अब आइए 2007-8, अब डीएमके उनका सहयोगी हो गया है, तमिलनाडु का नाम 3 बार। 2008 और 9 अब डीएमके उनका सहयोगी है, तो तमिलनाडु का नाम 3 बार, और उसके बाद फिर तमिलनाडु का नाम 3 बार। अब मुझे बता दें, वो तो उसी स्टेट से हैं भी, उसी से सांसद भी बन के आते थे। उसके बावजूद जब उस दल से गठबंधन होता था तो 3 बार नाम लेते थे, अन्यथा नाम नहीं लेते थे। और आज निर्मला सीतारमण जी ने कहा यह कोई परंपरा नहीं रहती है कि इस बजट में सारे राज्यों के नाम होंगे, और उन्होंने चुनौती से कहा, और मैं चुनौती से कहता हूं 1947 से आज तक के सबसे ज्यादा बजट कांग्रेस ने दिए हैं। एक बजट बताइए इसमें सारे राज्यों का नाम लिया हो, अरे आधे राज्यों का भी नाम लिया हो तो बताइए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। ओके, विपक्ष का मकसद है, अब मैं अरुण भारती से रिएक्शन ले लेता हूं। विपक्ष का मकसद क्या हर कदम पे हंगामा है, जैसा बीजेपी कह रही है? और पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में नैरेटिव बिल्डिंग विपक्ष कर पा रहा है जो एनडीए नहीं कर पा रहा है? अमीश जी, ऐसा है कि इस बजट के बाद विपक्ष के पास जो मुद्दे होने चाहिए कहने के, उनके पास तो है नहीं। खास करके जब पूर्व में जो सरकारें थी, जैसे 2 दशक पहले जो सरकारें थी,
बिहार के विकास में उनका क्या योगदान रहा है आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है, हम बिहारियों को भी पता है। ऐसे में हम लोग तो इस बजट से बहुत खुश हैं, बहुत हम लोग आशा की तरफ देख रहे हैं कि आगे भी हम ऐसा प्रावधान मिले। और विरोधियों के पास चूंकि इसके लिए कोई शब्द नहीं है तो कुछ भी मुद्दा उठा करके मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम लोगों की अब अपेक्षा सरकार से यही रहेगी कि इसी तरह का बजट, इसी तरह का ध्यान बिहार पे दिया जाए, ताकि हमारा जो समावेशी, जो पूरा का पूरा हमारा जो समग्र विकास हो सकता है बिहार का, तो वो हो सके। जी और बिहार भी जो देश के अग्रणी राज्य हैं उनके साथ खड़े होकर के बिहार के आपका मोटिव सही है, आपका मोटिव सही है, तब पूरा देश चाहता है। मुझे नहीं लगता इस पैनल पे भी कोई नहीं चाहता होगा कि बिहार अगड़ा राज्य ना बने, बिहार भी आगे बढ़े। देश चाहता है, लेकिन पहली बार एक्शन हुआ है ना। जी क्या कह रहे भारती साहब आप? पहली बार तो इस तरह का एक्शन देखने को मिला है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, जहां पे हम लोगों को इस तरह का आवंटन मिल रहा है जिसमें हम लोग एक्चुअली आगे बढ़ सकते हैं। ओके प्रियंका पहले तो जितने भी रहे हैं रूटीन एलोकेशन ही रहे हैं। जी अरुण भारती जी। प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रियंका चतुर्वेदी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज कि क्या इंडिया अलायंस आपसी सहमति था, अगर उनको बहिष्कार करना है नीति आयोग की बैठक का, तो क्यों नहीं तय कर पा रहा? झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे कि वो आएंगे नहीं आएंगे, ममता बनर्जी जाएंगी, ऐसा क्यों है? ये क्योंकि इंडिया अलायंस के आप घटक दल हैं और बड़े घटक दल हैं, ये सवाल इसलिए है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये इंडिया अलायंस की कोई मीटिंग में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन जी ने ये निर्णय लिया था, उसके बाद कांग्रेस ने भी इसका ये डिसीजन लिया है। ये इंडिया अलायंस के हर पार्टनर के ऊपर निर्भर था कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इसमें कहीं कोई ऐसा जॉइंट डिसीजन नहीं था कि हम सब बैठकर एक ही निर्णय लेंगे। कहा था ये स्टालिन सर ने किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का जब नाम ही नहीं ले रहे, और नीति आयोग काय के लिए बना है? नीति आयोग बना है कि सारे राज्यों के हेड से पूछकर हम जो भी सलाह मशवरा होगा हम उसको फीडबैक हम केंद्र सरकार को देंगे, और केंद्र सरकार उसके आधार पे आवंटन करेगी फंड्स का, है ना। अब जब केंद्र सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है कि क्या जरूरत है तमिलनाडु की या केरला की या कर्नाटका की या महाराष्ट्र की या उड़ीसा की या नॉर्थ ईस्ट की या छत्तीसगढ़ की या झारखंड की, तो फिर उसमें बैठने का फायदा क्या है? तो कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने ये निर्णय लिया, कोई चीफ मिनिस्टर्स ने नहीं लिया। बिग डील, आप इसको बिग डील बना। मैं बिग डील नहीं बना रहा। ये एक मिनट, मुझे जी, मैं ये क्या बाबा, आप मेरे शब्दों को पकड़ कर आप मुझे अटका रहे हैं। आप शब्दों को पकड़ कर आप मेरे बीच में टोका टाकी कर रहे हैं, ये सही नहीं है ना अमीश जी। अब मैं भारती जी से बस एक चीज कहना चाहती हूँ, पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की ही सरकार है, बीच में थोड़ा बदलाव आया था, पर अगर आप 20 साल का आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं कि जो बिहार का प्रगति होनी चाहिए थी, ये जो रोज अखबार में जो फ्रंटलाइन न्यूज बनती है कि ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, ये ब्रिज कोलैप्स किसके अंतर्गत हुए हैं ये भी जानना जरूरी है। आप भ्रष्टाचार की मूर्त आप किसी को बता रहे हैं, चलिए वो आपका अधिकार है क्योंकि आप इनके साथ अलायंस में बैठे हैं, पर भ्रष्टाचार की मूर्त वो नहीं है जो 20 साल से बिहार की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। चलिए वो छोड़िए, मैं बिहार की बात ही छोड़िए। इन्होंने कहा इनके पास एक चीज नहीं है बजट को क्रिटिसाइज करने की। चलिए आप राज्यों का आवंटन जो हुआ किया, जो सरकार बचाओ योजना चल रही है वो चले। आप मुझे बता दीजिए महिलाओं के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, और अगर आप उनसे कहेंगे ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो 5,000 रुपए महीने का होगा उससे आप खुश रह लीजिए, तो ये थोड़ा हास्यास्पद रहेगा। तो ना युवाओं के लिए किया, ना किसानों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कुछ किया, ना महिलाओं के लिए कुछ किया, और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बजट के माध्यम से बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो एसेट क्लास बनाते हैं, जो एसेट फॉर्मेशन होता है ना, कि आप जब घर खरीदते हैं आप इससे खरीदते हैं कि हम इसमें पैसे कमा लेंगे, वो भी आपके हाथ से खींच लिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की आप बात करिए, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करिए, और इंडेक्सेशन की बात करिए। मैं आपसे विस्तार से इसके बारे में चर्चा करने ठीक है। अरुण भारती कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण भारती में अरुण भारती बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं है। अरुण भारती 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी आई कम टू यू। अरुण भारती 30 सेकंड। और बाल विकास में इस बजट 3 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, ग्रामीण विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। अरुण भारती क्या एनडीए में क्या बीजेपी को समर्थन देने के लिए तुष्टीकरण होता है? ये मेरा आरोप नहीं है, ये राहुल गांधी का आरोप है कि तुष्टीकरण किया है इस सरकार ने। बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर्स का तुष्टीकरण करती है क्या? ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं अमीश जी, ये निराधार आरोप है।
ये निराधार आरोप है। राहुल गांधी जी कब क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं चलता, समझ में भी नहीं आता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बिहार को बहुत समय बाद जो एक स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान दी जा रही है, अलग से आवंटन दी जा रही है, और बिहार को विकास करने के लिए, विकसित बनाने के लिए जिस तरह का ध्यान केंद्र सरकार को देना चाहिए था वो ध्यान दिया जा रहा है। और जो अभी बजट में आवंटन हुए हैं हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, मैं एक सेकंड, महुआ माझी, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बात बोली, आप महिला हो, क्या जानती हो, उस विषय पर आप क्या कहना चाहती है महुआ माझी? 30 सेकंड हो गया क्या? देखिए अगर अब एक अभिभावक के रूप में उन्होंने कुछ बोला होगा तो उसको हम लोग बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा इससे एक महिला का असम्मान है। क्या महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है? आज के समय में इस तरह के बात का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की मानसिकता अभी नहीं हम लोग सहन कर पाएंगे। जी। और दूसरी बात, अभी कहा गया कि इस बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिलाती हूँ, इसमें कहा गया कि शहरों को डेवलपमेंट हब बनाएंगे, लेकिन ये जो 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी वो कहा गया, वो मुद्दा तो गायब ही हो गया। इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये किस टोन में बोला था सुधांशु त्रिवेदी? क्योंकि उस सूबे में आपकी सरकार है, आप उससे समर्थन ले भी रहे हैं, उस सरकार को समर्थन दे भी रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है, नीतीश नहीं करते महिलाओं का सम्मान, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बड़ा मुद्दा बन गया है। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। अरे बड़ा मुद्दा नहीं, बहुत साफ मुद्दा है, बता रहा हूं। नीतीश कुमार जी जिस बजट को डिफेंड कर रहे थे वो किसके द्वारा दिया गया है? महिला के द्वारा दिया गया है। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री है, और उन्होंने क्यों कहा बता रहा हूं, उन्होंने आरजेडी के संदर्भ में कहा, क्योंकि आरजेडी वो पार्टी है कि जब लालू प्रसाद यादव जी को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो किस महिला को दिया कुर्सी? जो 1 मिनट में अपना साइन नहीं कर सकती थी। सुशील मोदी जी स्वर्गीय हो गए, उनका स्टेटमेंट है। राबड़ी देवी जी जो फाइल नहीं पढ़ सकती थी उनको दिया, जो सिग्नेचर नहीं कर सकती थी उनको दिया, और इसमें किसी को बहस की गुंजाइश नहीं है कि राबड़ी देवी जी ओके प्रियंका कुछ कहना चाह रही है, प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कहना चाह रही है, प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कहना चाह रही है, प्रियंका चतुर्वेदी। पूरी बात अरे अभी बहुत सारी बातों का उत्तर देना है। निर्मला सीतारमण को डिफेंड करना है। जब आरजेडी ने अपनी महिलाओं की सर्वोच्च क्षमता का प्रतीक राबड़ी देवी को बना रखा है, तो ये आरजेडी के संदर्भ में कहा गया है। 20 सेकंड प्रियंका चतुर्वेदी को कर रहे थे, तो ये आरजेडी के संदर्भ में, महिला के संदर्भ में नहीं है। इतना शेमलेस है। अरे शर्मनाक ये है। नीतीश कुमार ने रेखा देवी, अरे चुप रहिए आप प्लीज, मैंने आपको बीच में नहीं बोला है, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। दिस इज नॉट। अरे भाई अभी आपकी बहुत बात का जवाब देना, आप तो बोलते बोलते महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बोल गई, जहां हमारी सरकार है। आप कह रही उनके साथ भी अन्याय हो रहा, कोई बैक करके देख ले। ज्यादा जोश में मत बोलिए भाई, आप जोश में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बोल गई। ओके प्रियंका चतुर्वेदी जहां बीजेपी की सरकार है। ओके प्रियंका चतुर्वेदी, सरकार तो आपकी भी है महाराष्ट्र में। मैं जोश में क्या बोल गई क्या नहीं बोल गई, महाराष्ट्र वही तो मैं कह रहा हूं। ये अलायंस पे लानत है कि अलायंस पार्टनर्स अब तक ये नहीं कह पाए कि महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफी हुई है। चलिए एनीवे, मैं आपके इसमें एक चीज कहूंगी अमीश जी, महिला रेखा देवी जी को वो जवाब दे रहे थे, कह रहे हैं डिफेंड कर रहे थे निर्मला सीतारमण जी को जो एक महिला है, तो दूसरी महिला की बेइज्जती आप कर सकते हो एक महिला को डिफेंड करने के लिए? ये क्या तर्क हुआ? राबड़ी देवी जी साइन नहीं कर सकती थी फाइल को, अरे आप तो इतिहास के ज्ञानी हैं, कामराज जी साइन कर पाते थे कि नहीं? पर कामराज जी सबसे बड़ी स्कीम लेकर आए थे, जो आज तक वो स्कीम देश भर में लागू हुई है। थोड़ा किसी और की बेइज्जती करने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए थोड़ा तो शर्म महसूस करें, क्योंकि वैसे ही महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आपने 2029 की डेट दी है उनके रिजर्वेशन के लिए, एटलीस्ट ये आकर डिफेंड मत करिए जो उन्होंने बात की है, नीतीश कुमार हो या लल्लन सिंह। मुझे मेरे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा मैं चिराग पासवान का रुख कर सकता हूं। चिराग पासवान, आपका अभिनंदन है। मेरा सवाल आपसे सीधा यह है कि बजट आया है और सियासत भारी लेके आया है। कोई कह रहा है कि झुंझुना मिला है बिहार को, कोई कह रहा है लॉटरी लगी है बिहार की, आप क्या कह रहे हैं? झुंझुना शब्द एक ऐसा विपक्ष के लोगों को मिल गया है, जब बजट में भी जब हम लोग को पैकेज मिलता है तब भी उसको झुंझुना बोलते हैं, जब बिहार से बड़ी संख्या में केंद्र में मंत्री बनाए जाते हैं उसको भी ये लोग झुंझुना बोलते हैं। हकीकत है कि जब इनका अपना समय था, आप मुझे बताइए ना, राजद के लोग बिहार से इतना हो हल्ला कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, इन लोगों की भी तो सरकार थी केंद्र में,
और ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, 2004 से लेकर 2014 तक आप देख लीजिए। क्यों नहीं इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया? क्यों नहीं इन लोगों ने अपने बजट में उस वक्त स्पेशल पैकेजेस की इन्होंने अनाउंसमेंट की? हकीकत ये है कि ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कथनी करनी में जो फ़र्क होता है, आज सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। जिस तरीके से इस बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज के माध्यम से तमाम चीज़ें दी गई हैं, स्पेशल पैकेज के माध्यम से तमाम मांगों को हम लोग की पूरा किया गया है, तो विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। इसीलिए सिर्फ हंगामा करने के लक्ष्य से इन बातों को ये लोग कहते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं छल हुआ है, कपट हुआ है, स्पेशल स्टेटस का वादा था और क्या पकड़ा दिया गया है। अच्छा, अब इन्हीं से पूछ लीजिए कि भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार को क्यों नहीं मिल सकता और किसकी वजह से नहीं मिल सकता। पूछिए इनसे, कब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हटाने के प्रावधान बनाए गए? ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही ये प्रावधान बनाए गए, जिसमें स्वयं इनकी पार्टी उस गठबंधन का समर्थन कर रही थी, यूपीए की सरकार के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें इनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यूपीए का उस वक्त समर्थन कर रही थी। उस वक्त क्यों नहीं इन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई? उस वक्त क्यों ये लोग खामोशी से बैठे रहे? और ये तो छोड़ दीजिए, आप ये बताइए ना कि इतने सालों तक बिहार में इनकी अपनी सरकार रही, उस दौरान उन लोगों ने क्यों नहीं इसको किया? लेकिन एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है और हमने ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा। हालांकि बिहार में आपकी सीटें अच्छी आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में सीटें अच्छी आई, लेकिन महाराष्ट्र में, बगल के राज्य में नुकसान हुआ। नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया कि आप लोग आएंगे तो संविधान बदल देंगे। अब नैरेटिव बिल्ड कर दिया जा रहा है कि युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, ये बजट में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी बात हो सके। एक नैरेटिव बिल्डिंग आपके सरकार के खिलाफ लगातार हो रही है, मोदी के खिलाफ लगातार हो रही है, प्रधानमंत्री के। नैरेटिव बिल्डिंग नहीं, नैरेटिव बिल्डिंग ही नहीं अमिश भाई, ये फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ये लोग झूठ बोलकर लोगों को डराने का काम करते हैं। आरक्षण संविधान का आपने जिक्र किया पूरे चुनाव में। अगर फॉल्स नैरेटिव भी बिल्ड करें तो हाँ नहीं, मैं इस बात को मैं मानूंगा, इस बात को मैं बहुत विनम्रता से इस बात को स्वीकार करूंगा। चुनाव में हम लोगों ने देखा इन लोगों का फॉल्स नैरेटिव कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए कई राज्यों में। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, जहां पे आरक्षण संविधान को लेकर इन लोगों ने भ्रम फैलाने का कार्य किया और उसमें सफल हुए। पर कांच की हांडी कितनी बार चढ़ेगी? बिहार में ही यही नैरेटिव इन्होंने 2015 विधानसभा के चुनाव के वक्त इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। 2024 आते आते इस बार लाख प्रयासों के बाद भी वो नैरेटिव सेट नहीं हुआ। आज जब ये लोग बजट को लेकर जब ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये एक ऐसा बजट है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया। पिछले 10 साल में देश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, उसका लाभ देश के हर वर्ग को मिले, गरीब को मिले, महिलाओं को मिले, युवाओं को मिले, मध्य वर्ग के लोगों को मिले, किसानों को मिले। इनको प्रायोरिटाइज करके इन वर्ग के लोगों को सहूलियतें देने का इसमें प्रावधान बनाया गया है। रोजगार की बात, युवाओं से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो विषय रहा है बेरोजगारी का रहा है। रोजगार के लिए इसमें स्कीम्स तैयार की गई हैं, अंडर 5 डिफरेंट स्कीम्स, 4.1 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की बात की गई है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने की बात कही गई है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है एमएसएमई सेक्टर। जब एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, लेकिन जमीनी स्तर पर रोजगार देने वाला यही सेक्टर है। पर अगर विपक्ष को ये सब दिखाई नहीं देता। विपक्ष ने जो आज प्रदर्शन किया है उनको लग रहा है, और राबड़ी देवी कह रही है कुर्सी बचाने वाला बजट है, राहुल गांधी कह रहे हैं तुष्टीकरण वाला बजट है। मतलब क्या कुर्सी बचाने वाला बजट है? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार से आते हैं और आंध्र से चंद्रबाबू नायडू आते हैं। What else will they say? आप मुझे बताएं ना अमिश भाई, क्या बोलेंगे ये लोग और इनके पास बचा क्या है बोलने के लिए? ये लोग यही सारी बातें करके अपने आप की फेस सेविंग करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि एक ऐसा बजट है जिसने देश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया। और जो ये लोग बार बार बिहार आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं ना, बिहार के भी लोग इनको देख रहे हैं और आंध्र प्रदेश के लोग भी इनको देख रहे हैं। इन लोगों को जिस बात से चिढ़ मच रही है कि इन राज्यों को, और ये वो राज्य हैं जो कि पिछड़े राज्य हैं, इन राज्यों को हैंड होल्डिंग की जरूरत है। आज अगर केंद्र सरकार ने हैंड होल्डिंग की तो इसमें क्या गलत है? और रही बात बाकी प्रदेशों की, बाकी प्रदेशों में क्या महिलाएं नहीं है, क्या युवा नहीं है, क्या वहां पे किसान नहीं है, क्या वहां पे गरीब नहीं है, क्या वहां पे एमएसएमई सेक्टर नहीं है? तो हर राज्य में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और समय समय पर हम लोगों ने देखा है, जब इनकी अपनी सरकारें थी, जब इनकी यूपीए की सरकार थी, क्या उस वक्त डीएमके को इन लोगों ने हैंड होल्डिंग नहीं की?
उस वक्त इन लोगों ने वहाँ पे उस राज्य में तमिलनाडु को इन लोगों ने सहायता पहुँचाने का काम नहीं किया। तो अपने समय में ये लोग भूल जाते हैं और दूसरे पे उंगली उठाते हैं। जब जब एक उंगली आप दूसरे पे उठाएंगे स्वतः बाकी उंगलियां आप ही की तरफ इशारा करती हैं। एक प्रश्न, एक मैं आपसे प्रश्न है, क्योंकि आपने महिलाओं का जिक्र किया। नीतीश कुमार की आज एक टिप्पणी को लेकर, एक आरजेडी विधायक रेखा देवी को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। राबड़ी देवी कह रही है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते नीतीश कुमार। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उस अलायंस में, उस सरकार के अलायंस में आप भी हैं, केंद्र में भी और बिहार में भी। नहीं, मेरे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं कही ना। उन्होंने बस इतना कहा कि महिला क्या जानती है, महिला क्या जानती है, आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि जिस दल में, नहीं महिला क्या जानती है नहीं कह के उन्होंने कहा, बस वो सिर्फ बताना चाह रहे थे कि आप जिस दल में हैं उस दल में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। इस बात को अब मोड़ तड़ोड़ के अब आप सिर्फ, अगर कोई इस बात को बढ़ाना चाहे वो उनके दल की सोच हो सकती है, बट जहां तक मुख्यमंत्री जी का जिक्र है मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी और मंशा से इस बात को कहा है। जी चलिए, क्योंकि अब आप संसद में तो लगातार तीसरी बार पहुंचे, इस बार मंत्री भी आप बन गए हैं। कंगना रनौत भी इस बार संसद में पहुंची हैं और आप लोगों ने तो फिल्म भी साथ में करी थी। हालांकि ये पॉलिटिकल बात नहीं है, थोड़ी नॉन पॉलिटिकल बात है। तो क्या आप कहना चाहते हैं, वो भी अब तो पार्लियामेंट में है? भाई मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। इस बात का ना इस सरकार से कुछ लेना देना है, ना इस बात का इस बजट से कुछ लेना देना है जी। मतलब वो भी एक सांसद की भूमिका में है, मैं भी एक सांसद की भूमिका में हूँ। अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने प्रदेश के विकास के लिए हम लोग कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, तो आपका भी तुष्टीकरण हुआ है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने इस बार तुष्टीकरण करा है? तुष्टीकरण की राजनीति दशकों से ये कांग्रेस की ही सरकार करती आई है और इस बात के अनेकों उदाहरण हैं। उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि कब इन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, और अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नाते ही इन्होंने वोट बैंक को साधने का हमेशा प्रयास किया है। इन्होंने जिस तरीके से समय समय पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स का लाभ उठाने की कोशिश की, ये उनकी सोच है, एनडीए की नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने